नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग की स्पेशल जो क्लास चल रही है, आपकी स्पेशल जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज डे 10 के अंदर बहुत स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ। यानी कि मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग के ऐसे पार्ट की जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्पेशली समझिएगा इसको, मैं वापस से बता रहा हूँ आपको। रीजनिंग को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक वर्बल थी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। एक आपकी नॉन वर्बल थी, ठीक है, और एक आपकी आती है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसे कई लोग यहाँ पे कई भाषा में लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट मैंने आपको बताया था उस दिन कि अगर इसको लेकर के चलते हैं तो 70% का जो रोल है वो ये प्ले करता है। इसके बाद में 25% का जो रोल है ना वो प्ले करता है, और मैक्सिमम 5% का जो रोल है वो ये प्ले करती है नॉन वर्बल, ठीक है। अभी जो आपके आगामी जो आने वाले एग्जाम है आपकी NTPC, ठीक है, ग्रुप डी, आपका DRDO MTS, राजस्थान पुलिस, पटवारी, किसी भी स्टेट लेवल की PCS की तैयारी कर रहे हो, और यहाँ तक कि आप UPSC IAS IPS की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इससे मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्वास नहीं हो तो जिन्होंने पहले रेलवे NTPC ग्रुप डी का पेपर दिया था उनको पता होगा कि यहाँ पे इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें स्टूडेंट अक्सर छोड़ दिया करते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें नहीं आते हैं। अगर आपने टीचर से भी पढ़े होंगे, ऑफलाइन बैचेज में बहुत कम चांस होते हैं कि वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक लेके चलते हैं, टीचर आना का नहीं करते हैं, ये बाद में पढ़ाएंगे, ऐसे कोई एक क्वेश्चन बता करके आपको बोल दिया जाता है कि आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। अक्सर ये होता है, आपने देखा होगा, इसी लेवल के क्वेश्चंस को अक्सर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जीरो से लेवल को लेकर के चलेंगे। आपने ऑनलाइन भी इसकी क्लासेस देखी होगी, आपको क्लासेज मिली होंगी, लेकिन डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, आपको बताया भी नहीं जाता आखिर ये होता क्या है। देखिए, एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे। ये किसका पार्ट है? ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, जिसे बोला जाता है तुलनात्मक परीक्षण। तुलनात्मक परीक्षण मतलब बौद्धिक क्षमता का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। ये बौद्धिक क्षमता का हमें पता कैसे चलता है कि हमारी जो तर्क शक्ति है और रियलिटी है, ये एक किसका पार्ट है? ये साइको का पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? साइको का पार्ट है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता को जांचता है। अब साइकोलॉजी तो हमारे सब्जेक्ट में, मतलब ना NTPC रेलवे में, ना SSC के अंदर है, और आपके किसी भी एग्जाम में, चलो मान लीजिए साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन रीजनिंग भी एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है। आपको ये चीज़ मैं पहले से समझाता हूँ, लेकिन हम इसको अलग लेकर के चलते हैं। इसके अंदर PCS की हर एक एग्जाम में ये इंटरव्यू लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे मात खा जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार आपकी ये सीरीज खत्म हो जाए एनालिटिकल रीजनिंग की, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक मेरी तरफ से सारे के सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए, आप बीच में टेंशन नहीं लेंगे, जब तक मेरी तरफ से ये ना कह दिया जाए कि मेरी तरफ से एनालिटिकल रीजनिंग कंप्लीट हो गई है। इसे निर्णय लेने की क्षमता क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि डिसीजन वो ही ले सकता है जिसमें वो योग्यता होती है। हर कोई इस चीज़ को नहीं संभाल सकता। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य का CM होता है, उसे राज्य के अंतर्गत जो कंडीशन होती है उनको संभालने, कवर करने की वो योग्यता होती है। अभी की मैं बात करूँ, जैसे अभी हाल ही में राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा वाला, ठीक है। ये होने की कगार पे था कि सरकार गिर रही है, कभी भी गिर सकती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बात करूँ ना, तो सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ के CM की। देखिए, मैं पहले बता दूँ, ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसको लेकर के मैं किसी भी लेवल को क्लियर करने के लिए मैं कोई भी एग्जाम्पल दूँ या किसी भी तरीके से अगर किसी चीज़ को समझाऊँ, उसे किसी भी राजनीतिक विवाद से, राजनीतिक पार्टी से, किसी भी जाति धर्म से ना जोड़े, ठीक है। यानी कि मैं स्पेशली इतना सा कह रहा हूँ, जब आपका डिस्क्लेमर आता है वो मैं आपको बता दूँ कि सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक होंगे, ठीक है। किसी भी जीवित या मृतक व्यक्ति का किसी से कोई भी संबंध नहीं होगा। तो ये बात स्पेशली, मेरी बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं एक टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। जो एक PCS लेवल की तैयारी करते हैं, UPSC लेवल की, वो समझते हैं कि वो जाति धर्म, ये आरक्षण, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य, मैं भी बोल रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है, मेरा उद्देश्य किसी भी जाति धर्म के या किसी भी समुदाय को आहत करना नहीं होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसे डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत उसके हर एक फैक्ट को क्लियर करना
मेरा काम होगा, इसीलिए मुझे इस तरीके से जज ना किया जाए या किसी भी तरीके से आप किसी बात को गलत नहीं लेंगे, ये पहले मुझसे प्रॉमिस कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, एक टीचर को अगर आप स्वतंत्र करेंगे तभी वो अपनी भावनाओं को आपके सामने रख सकता है, तभी वो जितना भी नॉलेज, जितना भी ज्ञान उसके पास है वो आपके सामने रख सकता है। अभी मैं किसी चीज़ को लेकर के आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए कहीं रिजर्वेशन का कोई बात आ जाए, किसी समुदाय को लेकर के कोई बात आ जाए, तो मैं सिर्फ उस मैटर को, उस टॉपिक को क्लियर करूँगा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूँगा। इसलिए मैं पहले ही आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी चीज़ को कोई मुद्दा ना बनाए, वो आपके लिए सिर्फ समझाने के लिए, हर एक मैटर को समझाने के लिए होगा, और अदरवाइज मेरा कोई भी उसको लेकर के पर्सनल कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैं उसके ऊपर कोई भी कटाक्ष करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी समुदाय, सभी जाति धर्म के लोग जितने भी हैं, सभी लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और उनकी कद्र करेंगे और उनको समझते हुए अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे, फालतू के विवादों में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी भी चीज़ को लेकर के आप विवाद मत बनाइएगा। निर्णय लेने की क्षमता यही होता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जैसे राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, उस वक्त यहाँ की कंडीशन ये हो गई थी कि राजस्थान की सरकार डगमगा रही थी कि कब गिर जाए कब नहीं गिर जाए, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता जो यहाँ के सीएम अशोक गहलोत, ठीक है, माननीय जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी की निर्णय लेने की क्षमता और उनकी जो पॉलिटिकल, जो उनका इतना आज तक का जो दबदबा रहा है ना, और उनको जादूगर कहा जाता है, उस तरीके से उन्होंने जो जादू दिखाया, फिर अपना जो एक मैं कहता हूँ ना कि एक अपनी जो पहचान होती है ना, उस पहचान को बनाए रखा और वापस से पार्टी को सत्ता में लेकर आए, वापस से सब कुछ लेकर के अपने हाथों में। और आज राजस्थान, यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस क्राइसिस के अंदर भी राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वैकेंसी कंटिन्यू निकल रही है और सब कुछ एक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं किसी स्टेट की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं राजस्थान से हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं बस आपको एक निर्णय लेने की क्षमता बता रहा हूँ। अभी हाल ही में आपको पता है कि मार्च में जब क्राइसिस आया था कोरोना को लेकर के, तब पीएम द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। वो किसका एग्जाम्पल है? एक डिसीजन मेकिंग का। उस वक्त ये सोचना होता था कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, पब्लिक का क्या रिव्यू हो सकता है, बाकी स्टेट के सीएम, विपक्ष द्वारा क्या इसको लेकर के कटाक्ष किया जाएगा, इन सबको सोचते हुए, सबको कवर करते हुए जो डिसीजन लिया जाता है उसे ही डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता कहा जाता है। हम जब पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, पहले आप जब ये टॉपिक करो तो आपको पहले तो अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना होगा। सबसे बड़ी खासियत क्या होगी, आपको अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना होगा। किसी भी धर्म, जाति, किसी भी, मान लीजिए चाहे महिला हो, पुरुष हो, लिंग को लेकर के, किसी को भी लेकर के आप कटाक्ष या मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर हिंदुस्तानी हूँ या फिर अगर मैं राजस्थान का हूँ तो मान लीजिए अगर मैं दूसरे किसी स्टेट की बात करता हूँ उसके लिए मैं गलत कहूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं किसी दूसरी कंट्री के लिए कुछ गलत कहूँ। जब भी आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप देश, धर्म, जाति, ठीक है, इन पर आप कोई भी ऐसा कटाक्ष नहीं करेंगे। आप एक अच्छे देश के नागरिक होने के नाते, ये सारे रूल्स हैं। जब आप किसी भी अच्छी सेवा में जाते हैं ना, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं, तो आपको शपथ दिलाई जाती है कि एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते आपका फ़र्ज बनता है कि आप जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो देश के आप हित में ही लेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको निर्णय लेने की क्षमता लेने के लिए आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, मतलब आपको एक अच्छे ओहदे पर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे पुलिस ऑफिसर जाकर के बनते हैं, आपके कहीं पे आपको कमिश्नर बना दिया जाता है, आपके शहर में कोई स्थिति बिगड़ गई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके द्वारा क्या डिसीजन लिए जाएंगे। ये पीसीएस जैसे एग्जाम में आपसे इंटरव्यूअर द्वारा भी पूछे जाते हैं कि अगर आपके शहर में कंडीशन बिगड़ जाती है, आप वहाँ के कमिश्नर हैं, तो आप उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कोई धर्म जाति को लेकर के कोई विवाद हो गया है, तो आप वहाँ पर क्या एक्शन लेंगे। अगर मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अन्य धर्म के लोगों के साथ कुछ गलत करूँगा, तो वहीं पर आप इंटरव्यू में फेल हो गए। ठीक है, आपके लिए सभी धर्म, जाति, रंग, रूप, आकार, इनके आधार पे कोई भी आपके भेदभाव नहीं होने चाहिए। अगर आप हाइट में लंबे हो तो आप छोटे लोगों के साथ कटाक्ष करेंगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप भारतीय नागरिक होने के नाते भारत की वर्चस्वता है, जो हर एक चीज़ है उसको, अखंडता है, उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या डिसीजन लेंगे, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। अगर आप अच्छा डिसीजन लेते हैं तो आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। अगर आपका डिसीजन गलत होता है तो जनता की नज़रों में और यहाँ पे
जिन भी लोगों के सामने आप वो जो डिसीजन ले रहे थे, जिनके लिए ले रहे थे, वहाँ आपकी छवि खराब हो सकती है। तो इसे कहा जाता है निर्णय लेने की क्षमता। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज तक पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से लेता हुआ चलूँगा। इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। उसकी डिटेल आपको अलग से मिल जाएगी, लेकिन पहले हम जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसको समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, इस निर्णय लेने की क्षमता के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पहले नॉर्मली मैं आपको वो बताता चलूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आज कौन सा टॉपिक करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंतर्गत मिनिमम आपके ये मान के चलिएगा कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर स्पेशली जो निर्णय लेने की क्षमता में पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसे बोला जाता है हिंदी में कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क। उसके बाद में मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन इसे कहा जाता है कथन एवं निष्कर्ष। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद में मैं बात करूं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कथन एवं पूर्व धारणा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कथन एवं पूर्व धारणा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि कथन एवं कार्यवाही, ठीक है। ये टॉपिक आपका आता है। उसके बाद में आपके टॉपिक की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका आता है डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी जिसे कहा जाता है आंकड़ों की पर्याप्तता। ये आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग का निचोड़ होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका आता है डेटा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पैसेज एंड कंक्लूजन, इसे कहा जाता है परिच्छेद एवं निष्कर्ष, ठीक है। ये NTPC लेवल के टॉपिक हैं जो कि सभी एग्जाम्स में ग्रुप डी में और इनमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपके बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हुए चलेंगे, इनको पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, अजम्पशन क्या होगा, एक्शन क्या होगा, सबका अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मतलब निकलेगा, उसको हम समझते हुए चलेंगे। पहले आप इनको देख लीजिए, आपको ये समझ में आ रहा है क्या ये क्या होता है, क्योंकि हम इस इंट्रोडक्शन का जो मैंने आपको पार्ट बताया उसके बाद में मैं आपको एक टॉपिक लेकर के चलता हूँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसको लेते कैसे, हम किस तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं। तो पहले हम टॉपिक की बात करते हैं आपके सामने, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की। ये होता क्या है इसको समझते हुए चलिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आखिर होता क्या है। देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको एक तो कथन मिलेगा, बात को समझिएगा, एक कथन मिलेगा और आपको एक और दो आपको दो आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, तर्क मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक बात कही, स्टेटमेंट एक कहा, उसके आधार पर कम से कम ऐसे तो बहुत सी बातें निकल के आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी चीज़ को लेकर के बात करते हैं, उसको लेकर के रिएक्शन लोगों के अलग अलग आते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि एक मामला चल रहा है देश में, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ना, हमेशा करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हाल ही में जो भी मुद्दे चल रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, हाल ही में आप जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ के चलते हैं ना, उनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी जैसे मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के एक विवाद हुआ, उसको लेकर के बात इतनी सी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उसको लेकर के अलग अलग राय थी कि आत्महत्या क्यों की, उसमें उनकी जो कथित गर्लफ्रेंड है उनका हाथ हो सकता है, उसको लेकर के फिर बात आई कि ड्रग्स को लेकर के विवाद हो सकता है, ऐसे लेकर के अलग अलग मुद्दे बने। यानी कि बात तो एक थी ना, स्टेटमेंट एक रखा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की इतनी तारीख को मृत्यु होके उनकी डेड बॉडी को वहाँ पे उनके जो है रूम में पाया गया, उनके फ्लैट में पाया गया। उसको लेकर के अलग अलग लोगों द्वारा तर्क दिए गए। स्टेटमेंट तो एक ही था ना, उसको लेकर के तर्क अलग अलग रखे गए, मतलब तर्क को लेकर के फिर वितर्क भी होते हैं। तो यहाँ पे होता है तर्क और वितर्क। यहाँ पे तर्क की बात करूँ तो यहाँ हम जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही आर्ग्यूमेंट मिलेंगे।
ध्यान रखिएगा इस टॉपिक के अंदर आपको 2 ही आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में लिखने से पहले आपको 2 चीज़ें मिलेगी, उनको समझते हुए चलिएगा। एक तो मिलेगा आपको नहीं, समझिएगा, इसके बाद में आपको चिन्ह मिलेगा विस्मयाबोधक चिन्ह, और एक मिलेगा आपको हाँ। इसको समझते हुए चलिएगा इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा जब भी आप क्वेश्चन करते हो, ऐसे तो कोई उठा के कुछ भी दे दे, लेकिन रियल लेवल में आपके जो प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठा के देखोगे उसमें बता रहा हूँ नहीं और हाँ, जरूरी नहीं कि सब में हाँ और नहीं दोनों हो सकता है कि दोनों ही तर्क में आपको हाँ भी मिल जाए और दोनों में नहीं भी मिल जाए, हो सकता है एक में नहीं मिल जाए और एक में आपको हाँ मिल जाए। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आपसे तर्क यानी कि कथन कहा जाता है उसके बाद में आपको इसको लेकर के डिसीजन लेना होता है कि नहीं, यानी कि नहीं बोलने के बाद में आपको इसमें अब होता है कि यहाँ पे आपको रुकना होता है। जैसे कैसे मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, हाँ बोलने के बाद में आपको थोड़ी देर रुकना होता है और उसके बारे में सोचना होता है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं बात करूँ कि तर्क और वितर्क के बारे में बात करूँ तो तर्क 2 प्रकार के होते हैं, समझिएगा। तर्क कितने प्रकार के होते हैं? तर्क आपके यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका मजबूत तर्क, ठीक है, एक कौन सा होता है आपका मजबूत तर्क, और दूसरा होता है आपका कमजोर तर्क। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला कमजोर होता है, कोई सा भी हो सकता है, पहला या दूसरा। एक होता है कमजोर तर्क। इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि मजबूत तर्क क्या होता है और कमजोर तर्क क्या होता है। आपका किसी भी चीज़ को लेकर, इस सुशांत सिंह राजपूत का विवाद चल रहा है, उसको लेकर के मजबूती वाली बात क्या थी कि यहाँ से उनके परिवार के लोग, ठीक है, उनके पिताजी किसी चीज़ को लेकर के, विवाद को लेकर के उठाते हैं, उनके पास बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, उनके पास ऐसे बहुत से सबूत हैं जिनको लेकर के अपना उनका बेटा है, इसको लेकर के अगर वो कोई पक्ष रखते हैं तो वो क्या होगा, उनका मजबूत तर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे लेकर के अगर मैं बात करूँ कमजोर तर्क कौन सा होगा, अगर कोई भी ऐसे कोई तर्क वितर्क करता है कि उनको उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसे कनेक्शन थे जो सही नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, एक बेटे के अपने पिता से, चलो मान लीजिए अगर रिश्ते सही है नहीं है, लेकिन अपनी बहनों से सबसे रिश्ते खराब हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये बात, अगर इस केस को अलग तरीके से ले जाया जाए तो ये कमजोर तर्क होगा। मतलब मजबूत और कमजोर तर्क की अगर मैं बात करूं तो जो तर्क सीधे तौर पर प्रश्न से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि सीधे तौर पर जुड़ने का मतलब होता है जिसके बारे में बात करूं उसी के बारे में वो तर्क रखा जाए तो वो मजबूत तर्क होता है, जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता है। कमजोर तर्क का मतलब क्या होता है, जो सीधे तौर पर प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जिसका कोई भी मतलब, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वो होता है कमजोर तर्क। ये समझिएगा यहाँ पे मजबूत और कमजोर क्या होता है, यानी कि जो मजबूत होगा उसके बाद में तो आप आंसर उसका दे पाएंगे ना। यहाँ पे आपको 2 तर्क दिए जाते हैं, तर्क देने के बाद उसको स्टेटमेंट से मैच किया जाता है, उसे मैच करने के बाद में आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन किस तरीके से आते हैं, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, उसके बाद में आपको जवाब दीजिए यदि, आंसर इफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इफ कंक्लूजन फर्स्ट आर फॉलो, ठीक है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट या तर्क फर्स्ट अनुसरण करता है, इफ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर फॉलो, फिर इफ आर्ग्यूमेंट सेकंड आर फॉलो, यानी यदि तर्क है वो सेकंड अनुसरण करता है। सी ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए ये ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको और बताऊंगा। सी ऑप्शन आपको मिल सकता है कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड आर्ग्यूमेंट आर फॉलो, यानी या तो जो तर्क है फर्स्ट फॉलो करता है या सेकंड फॉलो करता है। यहाँ क्या हो गई पॉसिबिलिटी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। लॉजिकल डायग्राम, वेन डायग्राम आपने सुने होंगे, लॉजिकल वेन और सिलोक्स जब आती है ना, कथन एवं निष्कर्ष, अगर वो आपने पढ़े होंगे तो आपको पॉसिबिलिटी का मतलब पता होगा। ये पॉसिबिलिटी रीजनिंग की सबसे बड़ी खासियत है, पॉसिबिलिटी हमेशा सही नहीं होती है। पॉसिबिलिटी के साथ आती है ना तो ही सही होती है, पॉसिबिलिटी अकेली आती है तो भी गलत बात होती है, और पॉसिबिलिटी किसी के साथ होती है तो भी गलत होती है। अगर आपने सिलोक्स का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ना, मुझे पता है नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी है तो मेरी ऑलरेडी 0 से हीरो की क्लास में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको समझते हुए चलना है। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड आर फॉलो, ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। फिर आपको होता है इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलो, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। कितना समझ में आ रहा है यहाँ पे कमेंट करके बताते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। इसके मजबूत और कमज़ोर होने के साथ साथ जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, कोई तर्क देंगे, तो आपको ये सोच करके चलना है कि हम जिस देश में रहते हैं उसके खिलाफ हमें कुछ भी ऐसा कुछ हमें आर्ग्यूमेंट या ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लेना है जो हमारे खिलाफ हो। तो हमें एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक मैं डिसीजन मेकर के होने के नाते हमें बहुत अच्छे से डिसीजन लेना है, तो हमें आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको समझते हुए चलिएगा। मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना, उसके बाद में
हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे जो डिसीजन मेकिंग का रियल मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि एक छोटे लेवल से, कि यहाँ पे हम बच्चों की बात करते हैं। देखिए ये चीज़ें हमारे घर परिवार से जुड़ी हो सकती है, प्रेजेंट में जो भी मैटर चल रहे हैं उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, उसको हमें समझते हुए चलना होगा कि ये क्या है और हम किस तरीके से इनको समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक यहाँ पे स्टेटमेंट की, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ले रहा हूँ मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि कथन की। मेरा कथन है, मेरा इसके अंदर क्वेश्चन है, कथन है स्टेटमेंट में, क्या कक्षा, ठीक है, यहाँ पे क्या कक्षा 4th के अंत में बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी, अनिवार्य। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप मुझे, मेरे नंबर आपको पता है 7733943243 पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। आपको बताना होगा एनालिटिकल की आपको अलग मिलेगी और वर्बल रीजनिंग की अलग से मिलेगी, वो आप डिस्कस कर लीजिएगा इस नंबर पे। क्या कक्षा 4th के अंत में बोर्ड एग्जाम अनिवार्य कर देनी चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, चाहे हम 1 घंटे के अंदर एक क्वेश्चन ही करें, लेकिन हमें उसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना होगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या कक्षा 4th के अंत में बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड एग्जाम अनिवार्य कर देनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद में हमें जो है वो तर्क मिलते हैं, यहाँ पे तर्क की बात कर रहा हूँ, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। आर्ग्यूमेंट मजबूत और कमज़ोर मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें तर्क को किस तरीके से समझना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की, कि नहीं, इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा, अनावश्यक दबाव पड़ेगा एवं उनकी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मानसिक वृद्धि में बाधा आएगी। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन जो भी सोर्स है मैं आपको पढ़ाने की पूरी जी जान से कोशिश करूंगा। समझिएगा, तर्क फर्स्ट कहता है कि नहीं, इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा एवं उनकी मानसिक वृद्धि में बाधा आएगी। ये मेरा तर्क है, ठीक है। इसके बाद में मैं आर्ग्यूमेंट सेकंड की बात करता हूँ, उसको समझिएगा कि हाँ, आज के प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि कॉम्पिटिटिव युग में, मैं इसको समझा दूंगा और बाकी एक बार आप इसको समझते चलिए। हाँ, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों का प्रारंभ से ही ऐसी कठिन परीक्षाओं का आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों का प्रारंभ से ही ऐसी कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार रहना आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ रहा है क्या। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, जल्दी से इसको समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको समझिए, फिर आपको कैसा लगता है हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आपको क्या दे रखा है। ठीक है, पहले आपका स्टेटमेंट क्या है, क्या कक्षा 4th के अंत में बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड परीक्षाएं हैं, वो अनिवार्य कर देनी चाहिए। यानी कि कक्षा क्लास 4th के जो लास्ट में जो एग्ज़ाम होती है, आपकी मेन एग्ज़ाम होती है, उसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो जैसे 10th में और 12th में लगती है, उसे कंपलसरी कर देनी चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका स्टेटमेंट रखा गया है। इसके आधार पर आपको जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को समझिएगा। आपको बोला गया कि नहीं, ठीक है, बात को समझिएगा, नहीं, इससे बच्चों की,
ठीक है, नहीं इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा एवं उनकी मानसिक वृद्धि में बाधा आएगी। ये पहला आर्ग्यूमेंट है, उसे आपको देखना है कि आपको इसको मानना है या नहीं मानना है। दूसरा है कि हाँ, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों का प्रारंभ से ही ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। ये आपको क्वेश्चन देगा, इसके बाद में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस कैसे मिलेंगे, आपको बोलेगा कि जवाब दीजिए यदि, आंसर इफ। ठीक है, फिर पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इफ कंक्लूजन फर्स्ट आर फॉलो, या इफ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर फॉलो। बी ऑप्शन मिलेगा इफ आर्ग्यूमेंट सेकंड आर फॉलो। ठीक है, सी ऑप्शन मिलेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड आर फॉलो। ठीक है, ये सी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन मिलेगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। ई मिलेगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड आर फॉलो। ये शॉर्ट में मैंने लिखे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को समझना है, इनको यहाँ पे देख करके इनमें से आपको जवाब देना। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, फर्स्ट ऑप्शन इफ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर फॉलो, यदि तर्क फर्स्ट अनुसरण करता है। दूसरा, यदि तर्क सेकंड अनुसरण करता है। तीसरा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। फोर्थ है कि दोनों ही अनुसरण करते हैं। और फिफ्थ है कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर कीजिए, उसके बाद में मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जल्दी से बताइए, फिर समझते हुए चलते हैं और फिर बताइएगा आपको समझ में कितना आ रहा है, जिससे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ते हुए ले सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन में जल्दी से जितने आंसर्स कर सकते हैं वो आंसर कीजिए और बताइए आपको कुछ अलग लग रहा है क्या, आपको कुछ यूनिक लग रहा है क्या, जल्दी से बता दीजिए। फिर इसको हम अलग से, इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ते हुए चलेंगे। जल्दी से बताइएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे। देखिए आपको क्या बोला गया है, क्या कक्षा 4th के अंत में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। पहले आप कंक्लूजन पे या आर्ग्यूमेंट पे जाने से पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है। कक्षा 4th के अंत में आपको पता है कि 4th के अंत में यानी 4th के जो स्टूडेंट होंगे उनका लेवल क्या होगा। ठीक है, उनकी जो एक क्राइटेरिया समझने का, पढ़ने का, वो क्या होगा, उनकी एज क्या होगी, उस एज फैक्टर में कितना दबाव बच्चे पे होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपके माइंड में उसी टाइम पे, मतलब आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम मिलता है, उस टाइम पे आपको सब कुछ समझना होता है। तो आपको बोल रहे हैं कि क्या कक्षा 4th के अंत में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। आप जब 10th क्लास का बच्चा बोर्ड परीक्षा देता है, उसकी मनोदशा क्या होती है, उसकी मेंटली कंडीशन क्या होती है, वो उसे पता होता है। तो आपने वो चीज़ फील की होगी। आज आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने बोर्ड परीक्षाएं दी हैं, तो आपको पता है कि रियल कंडीशन क्या होती है। तो समझते हुए चलेगा एक एक बात को कि नहीं, इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नहीं इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा एवं उनकी मानसिक वृद्धि में बाधा आएगी। अभी मेरा आंसर नहीं है, आपकी क्या क्या राय हो सकती है पहले मैं वो बता रहा हूँ, फिर मेरा आंसर दूंगा। कई लोग बोलेंगे कि हाँ सर, इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा, इससे क्या होगा सर, बोर्ड परीक्षाएं तो देनी ही चाहिए, जिससे बच्चों का क्या होता है कि वो बचपन से इस चीज़ को सीख जाएंगे ना, तो आगे जाकर के उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अधिकतर ज्ञानी ये ज्ञान दे सकते हैं और बाकी के ज्ञानी ये दे सकते हैं नहीं सर, इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा बाद में भी कर लेंगे। ये अलग अलग वक्तव्य, अलग अलग मत आप लोगों के हो सकते हैं, अलग अलग राय आप लोगों की हो सकती है इसको लेकर के, लेकिन वहाँ इतना टाइम हमें नहीं मिलता, फिर हम ऑप्शन में से कर देते हैं। कई ऐसे भी होंगे वो बोलेंगे यार बात तो दोनों ही कह रहा है, हाँ भी और नहीं भी, तो आप हाँ और नहीं बोल रहे हो, तो आप कैसे हो सकता है। आपको एक ही बात बतानी है यहाँ पे कि अनिवार्य करें या नहीं करें। अगर आप दोनों बात बताते हुए चलोगे तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि रियलिटी है क्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मेरी तरफ से जो आंसर है वो सुनिएगा कि इसका रियल आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बोला कि कक्षा 4th के अंत में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं। मैं हर एक चीज़ का जवाब दूंगा आपको, नहीं तो क्यों नहीं और हाँ तो क्यों, तभी आप आर्ग्यूमेंट्स को समझ पाएंगे। और यही चीज़ हमें लेके चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी आपको टिक लगवा दिया। तो यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे कि सर
क्यों नहीं? ठीक है, मेरा जवाब था कि नहीं, कक्षा 4th के अंत में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है? आपको पता है कि 5th क्लास का 4th क्लास का बच्चा, ठीक है, जैसे हमारे राजस्थान में आज भी लगता है 5th क्लास के अंदर भी गोनेर बोर्ड लगता है, कई और भी स्टेट में लगता होगा, लेकिन मैं बात करता हूँ RBSE और CBSE बोर्ड दोनों के बारे में बात करूँगा। अगर मैं बात करूँ कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, तो सबसे टफेस्ट बोर्ड की बात करूँ वो राजस्थान बोर्ड होता है, ठीक है, जिनका लेवल बहुत हाई होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेशली जो आज तक मैंने पढ़ा है, जो भी जितना भी नॉलेज के तहत मैंने सुना है, उनके तहत मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको बोला जाता है कि 4th क्लास का जो बच्चा होता है उसमें बचपना होता है, उसका मानसिक विकास इतना नहीं हो रहा होता है, वो उस वक्त मानसिक रूप से इतना समृद्ध नहीं होता है कि वो इस तरीके के डिसीजन ले सके। लेकिन जब उसका मानसिक विकास हो रहा होता है तब हम उस पर दबाव बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर आपने मूवीज़ देखी होगी, जिससे एक मूवी आई थी गुंडे, ठीक है, आपने देखी होगी। उसके अंदर रणवीर सिंह और एक और बोनी कपूर का बेटा है, वो दोनों के दोनों थे। आपको पता है कि उन दोनों बच्चों का जो रोल दिखाया जाता है स्टार्टिंग में से दिखाया जाता है कि वो कहीं रेलवे स्टेशन, बस डिपो, कहीं पे ऐसी जगह बैठे रहते हैं जिनका बचपन बहुत गलत तरीके से बीतता है, उन्हें भूख के मारे वो मरते रहते हैं। तो उनके बचपन पर जो इफेक्ट पड़ता है, उन्हें बस एक ही चीज़ दिखती है कि लोगों को मारना, काटना और पैसे कमाना। वही चीज़ बचपन में जो इंसान को जो दिखता है वही वो इंसान सीखता रहता है। आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी तलाश, ठीक है, जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, आपने ये गाना सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे जब आपने ये गाना सुना, उसके अंदर आपको देखा होगा कि जब स्टार्टिंग से वो बच्चा, जब उसके फादर को यहाँ पे छोटे पठान, बड़े पठान, देखिए मूवीज से में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ले जाते हैं, तो बचपन से उसकी माँ एक ही चीज़ सिखाती है, बेटा तुझे बड़े होकर के तेरी बहन पूजा को वापस लेकर के आना है। यही चीज़ बचपन से उसके माइंड में एक ही चीज़ चलती रहती, उसकी लाइफ में कोई एम नहीं होता है, उसे एक ही चीज़ दिख रही होती है कि मुझे मेरी बहन को वापस लाना होता है। मतलब बचपन में आप बच्चे के माइंड में जो चीज़ पुट करते हो उसी का रिजल्ट आपको आगे जा कर के मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था, कुछ साल भर का टाइम हो गया, कि एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उसकी माँ उसे मारते हुए पढ़ाती है। उसको लेकर के विराट कोहली जैसे बड़े दिग्गजों ने भी कमेंट किया था, ठीक है, कि बच्चे को आप जिस तरीके से ट्रीट करोगे उसका रिजल्ट वो का वही आएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो घर परिवार में आप वो देखते हो। एक बच्चे को आप टॉफ़ी दे दो, वो छोटा बच्चा जो 4th क्लास का बच्चा हो ना, किसी को भी कुछ भी ऐसे तोतली भाषा में है ना कुछ भी बोल देगा, हमें सुनने में भी मज़ा आता है। इन फैक्ट्स को आप अपने माइंड में बिठाइएगा। मैंने कहा ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन क्लियर हो, लेकिन समझते हुए अच्छे से चलिएगा। तो एक 4th क्लास का बच्चा, जब CBSE बोर्ड ये मानता है कि 10th बोर्ड के बच्चे जो सुसाइड वगैरह करते हैं, 10th का बच्चा तो उससे बहुत बेटर होता है, उसकी एज भी इतनी होती है कि वो समझने लग जाता है हर एक बात को। एक 10th क्लास का बच्चा अगर 10th बोर्ड की वजह से बर्डन में आ सकता है, उसके माइंड में बहुत सी टेंशन हो जाती है, वो रिजल्ट के बाद में सुसाइड तक करने को आतुर होता है। बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि रिजल्ट के बाद में बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है, माता पिता का, समाज का, रिलेटिव्स का। ये सुना होगा आपने, जैसे आपके 1-2% कम आती, देख उसके बच्चे कितने परसेंटेज बन गए, तू क्या कर रहा था, तेरे पापा तुझे कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन तू पैसों का महत्व नहीं समझता। यार 4th क्लास के बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, उनकी मानसिक वृद्धि इतनी नहीं होती है, तो 4th क्लास का बच्चा तो 10th से तो और भी लो है, ठीक है। अगर CBSE बोर्ड ये मानता है कि बच्चे का इस चीज़ को, इस एग्जाम को वैकल्पिक कर दिया जाना चाहिए, हालांकि बाद में इस डिसीजन को चाहे बदल दे या बदल दिया जाए, ठीक है, या बदल दिया गया हो, ठीक है, ये चीज़ें एक आगे की बातें होती है। लेकिन अगर CBSE बोर्ड भी, अगर बड़े बड़े दिग्गज वहाँ बैठे, उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो इसका मतलब मानसिक वृद्धि नहीं हो करके मानसिक तरीके से उनको प्रताड़ना मिल रही है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। तो यही बात अगर मैं 4th क्लास के बच्चे पे लेता हूँ तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के ऊपर अभी से दबाव पड़ने लगा, क्योंकि ये जो मम्मीज होती है ना, मम्मी होती है, जैसे बच्चे स्कूल से आता है, थोड़ा सा जैसे आपका रिजल्ट शीट आती है ना, उसको देख करके बता उसके आशीष के कितने नंबर आए, अच्छा ठीक है, उसके अर्चना के कितने नंबर आए, वो तो तेरे दोस्त है ना, उनके हैं, देख तू सारे दिन खेलता रहे, बस ट्यूशन्स के पैसे भी खराब करता रहे, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। बचपन से आप बच्चे के माइंड में यही चीज़ें पैदा करते हो ना, तो बच्चा यही सोचता है कि रियल में मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और बचपन से आप उसे मूर्ख बोलते बोलते वो अपने आप को खुद मूर्ख समझने लग जाता है। इसलिए अगर आप भी परिवार में, कल को आप भी गार्जियंस बनेंगे, कभी भी बच्चों के साथ इस तरीके का ट्रीट मत करना। तो यह समझिएगा, नहीं इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा, उनकी मानसिक वृद्धि में बाधा आएगी। तो आप ये बात मानते हो ना कि बच्चों को अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हो, आपको ये लगता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा एक बच्चे के पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तो बच्चपन से उसे मम्मी द्वारा ये
सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि बेटा देख घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तेरी बहनों की शादी तुझे करनी है, कल को जॉब करना है, सारी की सारी जिम्मेदारी जब उसे उसी टाइम पे वो छोटे से बचपन में जब उसे बहुत कुछ करना होता है, उसको एक वो खेलने कूदने की उम्र होती है, उसी टाइम पे बच्चे के ऊपर ये दबाव बना दिया जाता है। उस टाइम पे बच्चे के माइंड में एक ही चीज़ होती है कि मुझे बड़े होकर के मेरे घर को संभालना, मेरी मम्मी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोल्व करना है और मेरी बहनों की शादी करनी है। उस वक्त उसके माइंड में सब कुछ यही चलता रहता है। जिस वक्त पे बाहर और बच्चों के माइंड में ये चलता रहता है उन्हें खेलना है, कूदना है और अगली क्लास में उन्हें क्या करना, उस वक्त उसे ये करना है कि जैसे ही मैं कुछ इस काबिल हो जाऊँ, मुझे छोटा मोटा काम मिल जाए तो अपने घर के ऊपर आए जो भी खर्चे जो भी बोझ है ना उन्हें हल्का कर पाऊँ। ये सबसे बड़ी मेंटेलिटी होती है बच्चे की और वो वहीं से डाउन होते चला जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को आपको बचपन से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें सुचारू रूप से आपको समझा करके समझ करके चलना होता है। यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं कि इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की नाजुक उम्र पर जो बचपन उसके खेलने कूदने का टाइम होता है उसे आप ये बोलोगे कि अगर इस उम्र में इस टाइम में अगर तेरी इतने परसेंटेज नहीं बनती है तो देख लेना अगली बार हम तेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे, अगली बार तुझे यहाँ से हॉस्टल में भेज देंगे। ये सारी चीज़ें कर करके बच्चे को टॉर्चर किया जाता है। बच्चा उसी टाइम से डरने लग जाता है। आपने एक टाइम पे मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखी तो अब जाकर के देखिएगा तारे ज़मीन पर। उसमें एक बच्चे के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। उसमें एक गाना है तुझे सब पता है ना माँ, ठीक है, उस गाने को सुनना जब आप अकेले रहो ना, जब परेशान रहो ना, आपको पता चलेगा। ठीक है, बच्चा एक अक्सर जो कहना चाहता है अपनी माँ से, उसमें सारे के सारे जो भी वर्ड्स है ना, एक एक वर्ड को आप सुनिएगा, जो भी इनमें एक एक पॉइंट्स रखे गए ना उनको समझिएगा। आपको पता चलेगा कि बच्चे की जो मानसिक वृद्धि जहाँ पे होनी चाहिए ना वहाँ जा करके हम किस तरीके से अवरुद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पे इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। बिल्कुल इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ने खेलने कूदने की उम्र होती है ना उसमें आप परसेंटेज को लेकर के विवाद बनाते रहते हो, दूसरों से कंपेयर करते रहते हो, वो बिल्कुल गलत होगा और उसकी मानसिक वृद्धि में बाधा आएगी। एक तो बच्चे को आप फ्री माइंड छोड़ दो कि बेटा तुझे जो करना है वो करो। जैसे खेलने कूदने में आपने देखा होगा डांस इंडिया डांस या फिर लिटिल चैम्प्स वगैरह करके ऐसे बहुत से शोज होते हैं, उनमें बच्चा अच्छा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके खेल कूद में उस चीज़ को लेकर के वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दबाव होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका पॉइंट फर्स्ट कह रहा है कि इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है और इससे उनकी मानसिक वृद्धि में भी बाधा आएगी। बिल्कुल सही बात है कि बचपन में अगर आप उस बच्चे पे इतना दबाव डाल दोगे तो आगे जा कर के ऐसे सुनसा रहने लग जाता है, चुपचाप सा रहता है। फिर बोलते हो कि बच्चा कहीं पे मानसिक तौर पे बीमार तो नहीं है ना, आप बीमार उसे खुद बना देते हो। यहाँ पे दूसरा है कि हाँ, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों का प्रारंभ से ही ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना आवश्यक होगा। एक बात बताइए, कौन सा उसे बड़ा होकर के बॉर्डर पे ये जैसे 4th क्लास की क्लास पास कर देगा तो उसे बॉर्डर पे गन दे करके आप भेज दोगे कि अगर ये परीक्षा पास नहीं की तो लाइफ में तो कभी कुछ नहीं कर सकता? ये आपकी मेंटेलिटी होती है, हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की ये सोच होती है। हमें इसको समझना होगा, इसको बदलना होगा। 4th क्लास में अगर वो इस चीज़ के कौन सी कंपटीशन होगी, यहाँ पे कंपटीशन का मतलब एक अलग चीज़ होती है। क्या 4th क्लास में पढ़ा हुआ आज आपके कंपटीशन में कुछ भी काम आ रहा है? कहीं पे भी आज जितनी आप मैथ पढ़ रहे हो, कहीं पे जॉब लगने के बाद में आपके कहीं काम आएगा कि आप साइन थीटा कोस थीटा कहाँ पे लगाओगे? ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो 4th क्लास में कौन सा कंपटीशन आ गया जो आपकी बेरोजगारी को खत्म कर देगा, आपकी एक मानसिक वृद्धि को बढ़ा देगा? नहीं। ये बोल रहे कि प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों का प्रारंभ से ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए नहीं, इससे बच्चा प्रिपेयर नहीं होता है, बल्कि मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता है। यहाँ पे इनके कंक्लूजन के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो जवाब आएगा, जो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा फर्स्ट सही, यानी कि तर्क फर्स्ट अनुसरण करता है। नहीं, इससे बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। मतलब आपका क्वेश्चन था क्या कक्षा 4th में बोर्ड एग्जाम अनिवार्य कर देनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। नॉर्मली घर वाले हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, अगर इस बार परसेंटेज नहीं बनी तो तेरी ट्यूशन बंद करवा दी जाएगी, हॉस्टल वगैरह, ये सारी चीज़ टेंशन चलती रहती है और मानसिक वृद्धि में बाधा आएगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में बच्चों का पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि कंक्लूजन, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर होगा आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर फॉलो। ठीक है, यानी कि आपका केवल फर्स्ट वाला जो तर्क है वो ही मजबूत है, जो कि सीधे तौर पर प्रश्न से जुड़ा हुआ है। सेकंड वाले का कोई भी इससे तर्क है वो इस संपर्क से, वो इस कथन से कहीं पे भी मैच नहीं खाता है। यानी कि हमारा तर्क फर्स्ट मजबूत है और पूर्णतः हम ये कह
कह सकते हैं कि बच्चों की नाजुक उम्र पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा और उसकी मानसिक वृद्धि में बाधा आएगी। तो हमारा तर्क फर्स्ट मजबूत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसी तरीके से सभी सवालों के जवाब देने होते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से समझना होता है। मैंने हर एक चीज़ वो आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको जो एक क्वेश्चन करवाया मैंने पूरा बेसिक बताने के बाद ये आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय, प्रतिक्रिया और आपके जो भी कमेंट्स होंगे ना, वही मेरे लिए हेल्पफुल होंगे कि मैं आपको और कुछ बेहतर देने की कोशिश कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन पसंद आया होगा। अगर इस पे आपका बहुत सारा प्यार मिलता है, लाइक्स और कमेंट, और आप जितना शेयर करते हैं उसके बाद में बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से इसको मैं और अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जल्दी इसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।